नमस्कार विद्यार्थियों, फौजी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन जो है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित गत परीक्षाओं में 2009 से 2023 तक के जो प्रश्न आए हुए हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और इस वर्ल्ड कप सीरीज में मैंने 2009, 2010, 2011, 2013 का जो पेपर था उसमें जो 50% टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए थे उन पर आपसे बहुत अच्छे से डिटेल में आपसे चर्चा करी है दोस्तों। आज हम 2014 में आए हुए शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्नों पर जो है आपके साथ चर्चा करूंगा दोस्तों। तो धैर्य बनाए रखना और पूरा वीडियो को अंत तक आप देखिएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा आपको परीक्षा में इससे मदद मिलने वाली है दोस्तों। टारगेट बीएसटीसी का पेपर 2000 एंट्रेंस एग्जाम जो लगता है 2024, ठीक है दोस्तों। टाइम वेस्ट किए बिना हम हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा दोस्तों। चाहे आपसे क्या नाम से विद्यार्थी का पूछे, चाहे आपसे आपके स्टाफ के बारे में पूछे, चाहे आपसे सहयोगी के बारे में पूछे आपके कि भिन्न भिन्न जाति के हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी भी जाति हो, कुछ भी हो, अगर वो आपके साथ मान लीजिए आपका एक ही क्षेत्र में कार्यरत है तो आपका सम्मान जो है बिल्कुल सम्मान का बिल्कुल उनके बराबरी का जो है उनको आपको सम्मान देना है। बिल्कुल भेदभाव आपको किसी के साथ नहीं करना है किसी भी क्षेत्र में दोस्तों। तो कैसा व्यवहार रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेंगे, उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे या फिर केवल अपने विषय वाले शिक्षकों के साथ संपर्क रखेंगे या फिर अपने कार्य से मतलब रखेंगे। नहीं दोस्तों, आपको किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा प्रथम ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। यानी आप जब किसी की प्रशंसा करते हो या फिर उसे शाबाशी देते हो तो एक तरीके से वो तकनीकी भाषा में उसे क्या आप कहेंगे। अनुशासन, छात्रों में मतभेदता, पुरस्कार या कुशल प्रबंध करने में सहायक। दोस्तों, जब आप किसी को शाबाशी या फिर जिसकी प्रशंसा करते हो, आप किसी की प्रशंसा करते हो तो एक तरीके से वो उस व्यक्ति के लिए पुरस्कार से कम नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी देखना, किसी की अब अगर आप प्रशंसा कर रहे हो तो एक तरीके से आप उसे पुरस्कार ही दे रहे हो, पुरस्कृत कर रहे हो। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के, शिक्षक एवं प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या फिर विरोधी होते हैं। दोस्तों, प्रतिद्वंदी भी नहीं, मित्र भी नहीं, विरोधी भी नहीं, क्या होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ध्यान रखना, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं क्योंकि ना तो प्राचार्य अकेला पूरे स्कूल को जो है मैनेज कर सकता है, न एक शिक्षक। तो ठीक है ना, ऑफिशियल जो काम है प्राचार्य देखेगा और जो कक्षा में शिक्षण से संबंधित कार्य है वो एक शिक्षक देखेगा। तो दोनों एक दूसरे के सहयोग से जो है अच्छे से विद्यालय को मैनेज कर पाएंगे, व्यवस्थाओं का जो है बिल्कुल व्यवस्थाएं अच्छे से कर पाएंगे। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, जिसे दोस्तों आप एनसीसी भी बोलते हो, नेशनल क्रेडिट कोर, नाम सुना होगा जब आप कॉलेज या स्कूलों में होते हैं, एनसीसी या फिर स्काउट का नाम सुना होगा। तो दोस्तों, ये जो होती है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। यानी आपने जो है एनसीसी में जब आप ज्वाइन करते हो, एनसीसी जो एक तरीके से दोस्तों एक तरीके से ग्रुप होता है। अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर लेते हो तो कॉलेज में या फिर आप बेल्ट की जो नौकरी होती है, जैसे आर्मी की हो गई या फिर पुलिस वालों की जो नौकरी हो गई, इसमें विशेष छूट दी जाती है। जो विद्यार्थी एनसीसी या फिर स्काउट से होते हैं उनको थोड़ा सा परसेंटेज में या फिर अंकों में छूट मिलती है। और कई बार तो जैसे आप यूनिवर्सिटीज में जब फॉर्म एडमिशन के लिए लगाते हो तो उसमें भी कई बार मांगा जाता है कि अगर आपके पास एनसीसी या स्काउट से संबंधित अगर आपके पास मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, उस समय आप मान लीजिए एनसीसी का जो है कैंप लगा हुआ है और उस समय आप टोली बनी हुई है, बच्चों को जो है ग्रुप में आप डिवाइड कर रखे हैं और उस ग्रुप के जो है यानी उसको बोलेंगे टोली नायक, यानी ग्रुप का जो है आपको एक नेता या फिर नायक जो है चुनना है जो उनका प्रतिनिधित्व करे। तो आप किस छात्र का चुनाव करेंगे, मेधावी छात्र का, इंटेलिजेंसी का वहां पे क्या काम, या फिर प्रभावी व्यक्तित्व
व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रभावी रहेगा, जो छात्र प्रभावी व्यक्तित्व रखेगा, जिसकी बात सब सुनने को लिए तैयार होंगे, ठीक है, तो उसी को हम जो है टोली का नायक चुन लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, एक मैंने बहुत पहले भी मैंने आपको है कई बार बताया गया है कि शिक्षक का जो सबसे ज्यादा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करे, जो शिक्षण कार्य है कक्षा में वो अच्छे से वो करवाए, उसका मेन काम यही है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करवाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर व्यवहार में कुशलता लाना, या फिर छात्रों को भेदभाव सिखाना। अरे दोस्तों, भेदभाव तो क्यों सिखाएगा, उत्तीर्ण करवाना भी होता है, कुशलता लाना भी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से सर्वांगीण, एक छात्र का सर्वांगीण सब तरीके से सारे पक्षों के रूप से, सारे पक्षों की तरफ से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरीके से जो है छात्र का विकास हो, यह सबसे ज्यादा एक शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। बताइए कहां तक यह सिद्धांत किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण है, क्या अनुपयोगी है, क्या उचित है, क्या या फिर कल्याणकारी है। अरे दोस्तों, अगर कोई शिक्षक मान लीजिए सादा जीवन और उच्च विचार के बारे में सोचता है, इसका मतलब ध्यान रखना ये उसके लिए कल्याणकारी है, ठीक है ना दोस्तों, ये उसके लिए क्या है, कल्याणकारी है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों कि नेता का समय है। बताइए नेता का जो एक समय होता है, बताइए किसके लिए होता है। नेता का समय जो होता है वो परिवार के लिए होगा, मित्रों के लिए होगा, देश के लिए होगा, या फिर सोने के लिए होगा। अरे भाई, अगर कोई नेता है तो ध्यान रखना उसका जो पूरा संपूर्ण समय है, उसका प्रत्येक कार्य, उसका जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित होना चाहिए। किसके लिए, देश के लिए। तो एक नेता का सारा समय देश के लिए होता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों कि आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, आधिकारिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, या फिर शिक्षण कार्य में पलायन। अरे दोस्तों, पलायन क्यों करना है आपको? अगर आप चाहते हो कि अध्यापन व्यवसाय में जो है प्रगति हो, तो सर्वोच्च महत्वता किसको दोगे दोस्तों? उच्च कोटि के कक्षीय शिक्षण कार्य को, यानी आपको जो है कक्षा में अच्छे से अच्छा जो है शिक्षण कार्य करवाना है। तो इस तरीके से आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं। निम्न अंकित बिंदु में से जो है शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी अगर वो गुण एक शिक्षक में नहीं हो तो भी आपका काम चल सकता है। संवेदनशीलता, अरे ये तो होनी चाहिए। सामाजिक कुशलता, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि समाज की कुशलता अगर उसमें रहेगी, सामाजिक कुशलता टीचर में, तो तभी तो है बच्चे का सामाजिकरण करेगा। दयालुता या फिर प्रबंध क्षमता, प्रबंध यानी कंट्रोलर, एक नियंत्रक की है जो भूमिका वो निभाता है स्कूल में। तो ध्यान रखना, दयालुता से जो है एक शिक्षण के उसके जो है शिक्षण पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो दयालुता किसी में हो, किसी में नहीं हो, अगर हो तो भी वो 4 चांद लगा देगी शिक्षण में, और नहीं हो तो भी इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपनी अपनी क्या है, निजी गुण होता है। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। आप इस कथन से कहां तक सहमत होंगे? यानी आप एक तरीके से नाटक करके बच्चों का मनोरंजन करके सिखाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपको बतानी है, सत्य है, सत्य संभव है, या फिर कह नहीं सकते। ध्यान रखना, ये क्या है, असत्य है। बिल्कुल क्या है, असत्य है, जरूरी नहीं है। ये तो कह रहा है कि कक्षा में उच्च संप्रेषण है तो आवश्यक है, बिल्कुल ये तो जरूरी है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो, ऐसा नहीं है। तो ये बात क्या है, असत्य है, जरूरी नहीं है। संप्रेषण व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, या फिर केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है, या फिर
प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, या फिर प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है। ध्यान रखना संप्रेषण, जो संप्रेषण है दोस्तों वो मनुष्य को लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी होता है। तो ध्यान रखना संप्रेषण जो है पशु पक्षियों के मध्य भी विद्यमान होता है। आप जब देखते हो कई बार जो कलरव करते हैं पक्षी, एक दूसरे को बुलाते हैं सुबह और शाम, या फिर कई जानवर जो होते हैं अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं, तो एक दूसरे के या फिर अपने जो है सहयोगियों को बुलाते रहते हैं, अपने समाज के लोगों को, अपनी जो उनकी तरह जो लोग होते हैं उनको बुलाने का जो है एक तरीका है। लेकिन अपन वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अपन मनुष्य की बातें समझते हैं, पक्षी पशु पक्षी की बातें समझते हैं। तो ये अपना अपना संप्रेषण करने का क्या है तरीका है। तो जरूरी नहीं मनुष्य में होता है, पशु पक्षियों में भी है जो संप्रेषण पाया जाता है। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से, यानी जो आप अचानक किसी का मान लीजिए परीक्षण यानी टेस्ट कर लो, तो गुणात्मक पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे मतलब किसी का मान लीजिए आपने अचानक टेस्ट ले लिया, फिर अचानक मूल्यांकन कर लिया, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, अनुशासित, पक्षतापूर्ण, या फिर सामान्य छात्र की भांति या पुत्र की भांति। ठीक है। इसके दोस्तों आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे पक्षतापूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, पुत्र की भांति। आई थिंक इसके ऑप्शन गलत है दोस्तों, एक बार ये प्रश्न चेक करना पड़ेगा। कौन सा नंबर है, 12वां। ठीक है दोस्तों, इसके जो है ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ा गए हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऑप्शन आ गए, लेकिन कोई नहीं, मैं आपसे ऑप्शन जो है आपके सामने बोल दूंगा कि अगर आप किसी का आकस्मिक यानी अचानक से किसी का बोल दो, आप जैसे इस कक्षा में गए सुबह और आपने जो है पहले से कोई सूचना नहीं दी है विद्यार्थियों को, और आप जाके बोल दो कि आज आपका गणित का टेस्ट है, आज आपका साइंस का टेस्ट है, आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है, तो इस तरीके से मान लीजिए आप टेस्ट का अगर अनाउंस कर देते हो अचानक, तो वो गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, इससे शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोब डाला जा सकता है, विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहेंगे, पता नहीं कब टेस्ट लग जाए, विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य तथा अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहेगी, या फिर विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर ये होगा कि अगर आप किसी मान लीजिए अचानक जो है किसी क्लास में जाके अगर आप टेस्ट का जो है अनाउंस कर दो, या फिर आप किसी भी प्रकार से निरीक्षण कर दो कि आज आपका गृह कार्य चेक होगा, आज आपको ये वाला पाठ याद है नहीं, ये वाले प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इस स्थिति में जो है इसमें ऑप्शन बेटर यही है कि इससे विद्यार्थियों अनुशासन, गृह कार्य और अधिगम स्तर पर जो है दृष्टि बनी रहती है। ठीक है ना दोस्तों, आप मान लीजिए अधिगम करवाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, सिखाने का प्रयास करे जा रहे हो, बच्चे उसको सीख नहीं पा रहे, या फिर ऐसा भी होता है कई बार आप जब टेस्ट का अनाउंस करते हो कि मैं जो है कल टेस्ट लूंगा और पहले बता देते हो कि मैं दूसरे लेसन का, तीसरे लेसन का, या फिर तीसरी प्रश्नावली का, चौथी प्रश्नावली का, इस तरीके से तो बच्चे उसको रट ले आते हैं। ठीक है ना, उनमें पता नहीं चलता है कि बच्चे जो है रेगुलरिटी में जो है नित्य क्रम रूप से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं लग पाता है। लेकिन जब आप अचानक जो टेस्ट का अनाउंस कर देते हो और ले लेते हो, तो उससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है मान लीजिए अच्छा अंक प्राप्त करता है, तो पता लगता है कि यार ये बिल्कुल अनुशासित होकर जो है नित्य रूप से डेली जो है ये अध्ययनशील है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप अचानक वो कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर शायद अगले में मिल जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं मैं आपको प्रश्न बता देता हूं। प्रश्न ये है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों को देख लेना, और इसका प्रश्न ये है कि आपके मित्र का पुत्र, यानी आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ रहा है, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, यानी आप शिक्षक हो और वो आपके सामने बैठ के स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप में पढ़ता है, आपकी कक्षा में पढ़ता है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसे रहेगा, अनुशासित
पक्षतापूर्ण या फिर सामान्य छात्र की भांति या फिर पुत्र की भांति कि तू तो मेरे मेरे राजू का बेटा है, तू तो मेरे राजू का बेटा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू तो पढ़ के या फिर घर कार्य करके नहीं लाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको जो व्यवहार रहेगा उसका उस सामान्य छात्र की भांति रहेगा, बिल्कुल। और छात्रों को जिस प्रकार से आप ट्रीट करोगे उसी प्रकार से उस छात्र को करोगे, चाहे आपका मित्र का पुत्र हो, चाहे आपके भाई का पुत्र हो, किसी का भी पुत्र हो। तो आपका ये वाला प्रश्न था और उसके ऑप्शन ये थे, और आंसर सही क्या है कि सामान्य छात्र की भांति। और इस प्रश्न का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप आकस्मिक निरीक्षण जो है कर लेते हो तो इससे छात्र के अनुशासन, गृह कार्य और अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल देखना वही प्रश्न है दोस्तों कि आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य और अधिगम स्तर पर जो है दृष्टि बनी रहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकों के आज जो है टाइपिंग वालों ने जो थोड़ी सी ज्यादा ही मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है सही करने के लिए अपन बैठे हैं ना, ठीक है। तो बालकों के विकास में योगदान होता है, बालकों के विकास में योगदान होता है। बताइए एक बालक का जो अच्छा विकास होता है उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का होगा? अच्छे विद्यालय का। अरे अच्छे विद्यालय जिसमें 1.5, 2, 3 लाख रुपए फीस होती है, या फिर पाठ्य पुस्तकों का, या फिर धनवान माता पिता का, यानी माता पिता धनवान थे इसलिए अच्छी शिक्षा करवा दी। अरे योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का ध्यान रखिए। जो आप 1.5, 2 लाख रुपए फीस देकर बच्चों को विद्यालय में भेजते हो, जरूरी नहीं है अगर वहां पे शिक्षक एक समर्पित शिक्षक नहीं है, वो अपना शिक्षण कार्य में रुचि नहीं रखता है, तो वो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि बच्चों को जहां कहीं भी आप अध्ययन के लिए भेजो तो वहां पे जो है योग्य एवं समर्पित शिक्षक होने चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, योग्य एवं समर्पित शिक्षक वही है जो सबसे ज्यादा जो है योगदान देते हैं एक बालक के विकास में। अगले प्रश्न की ओर, बालक के विकास में योगदान होता है, और बिल्कुल रिपीट हो गया, योग्य एवं समर्पित शिक्षक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्तम नेता, क्या प्रश्न है? उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। ध्यान रखना, यानी आपको एक उत्तम अच्छा नेता बनना है, उसके लिए आप सबसे जो है प्रमुख माध्यम किसे मानते हैं? राजनीतिक मंच को, स्कूल को, घर को, या फिल्म हॉल को? तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्तम नेता जो है आप बनना चाहते हो, नेतृत्व की भावना आपके अंदर विकसित होना चाहती है, तो जो एक नेता में अच्छे गुण होने चाहिए, उन गुणों का, सारे गुणों का विकास एक स्कूल में होता है। तो ध्यान रखना इस बात का। मैंने कहा था ना एक और 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर पूछे स्कूल का नेता, दोस्तों क्या पूछे आपसे? स्कूल का नेता अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों? स्कूल का नेता अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल का नेता कौन होता है, तो स्कूल का नेता होता है आपका प्रधानाचार्य। कौन होता है दोस्तों? आंसर है आपका प्रधानाचार्य, वो जो है स्कूल का नेता होता है। लेकिन अगर अगला ही प्रश्न पूछ ले कि कक्षा का नेता, ध्यान रखना कक्षा का नेता कौन होता है दोस्तों? कक्षा का नेता जो होता है वो आपका होता है अध्यापक। कौन होता है दोस्तों? अध्यापक। जब ये नेता नांगड़ों की बात स्कूल में की जा रही है तो इसका मतलब बच्चों को शुरू से ही स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही जो है एक नेतृत्व के गुण अगर आप विकसित करने हैं, अच्छा नेता अगर उसे बनाना है, तो ये काम जो है स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है, यानी आप जो बालक में समाज के गुणों को जो आप डालते हो, उन्हें सिखाते हो, उसका सब उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना,
बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों एवं विश्वासों का विकास करना, या फिर एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, या फिर समूह मानकों को ग्रहण करने का योग्य बनाना। अरे एक बालक का अगर सामाजिकरण कर रहे हो आप, इसका मतलब आप बालक में जो है सामाजिक समूह के सभी प्रतिमानों को, बिल्कुल सभी गुणों को विकसित करना चाहते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होता है। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होता है यदि बालक के माता पिता उचित लाड़ प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं कि बेटा देखो समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, समाज में कुछ ऐसे नियम हैं, समाज के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं, ये तेरे को सीखना पड़ेगा। और लाड़ प्यार करो। अपने पुत्र से कौन प्रेम नहीं करता है, कौन मोह नहीं रखता है, लेकिन एक उचित एक समय, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, लिमिट में अगर आप लाड़ प्यार करते हो तब तक तो ठीक है। लेकिन जब आप बिल्कुल जियो की तरह अनलिमिटेड अगर डाटा दे दोगे तो बिल्कुल वो चीजें फिर आपके लिए जो है गलत तरीके से यूज कर ली जाएगी बच्चे के द्वारा। वो लाड़ प्यार में वो बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो पर्सन कहने का मतलब यह है कि बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ कब होगा, जब एक माता पिता अपने बच्चे को उचित लाड़ प्यार करे और सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं। मेरे को तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है और पहला ही सही है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण व उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, ये भी ठीक ठाक है। यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं, ये तो बिल्कुल गलत है, कठोर एवं दमन तो करना ही नहीं है, दंड तो देना ही नहीं है। यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखे, नहीं कठोर भी नहीं, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। दोनों में अगर हम लेते हैं तो ध्यान रखना, बालक का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा तभी होता है जब एक माता पिता जो है बच्चे को उचित लाड़ प्यार रखकर जो सावधानी से जो है सामाजिक नियमों का उससे पालन करवाए। तो प्रथम ऑप्शन ही है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि यदि बालक का सामाजिकरण न हो, यानी उसे समाज के तौर तरीके, नियम, ये अगर प्रथाएं अगर नहीं समझाई जाए तो वह कैसा होगा, पशुवत होगा, असामाजिक। अरे पशुवत तो होता है शिक्षा के बिना, एक शिक्षा के बिना जो है कोई भी व्यक्ति पशु के समान होता है। असामाजिक होगा, कुसामाजिक या पूर्ण सामाजिक तो जब सामाजिकरण हुआ होता तब होता। तो बात आती है असामाजिक या कुसामाजिक, तो ध्यान रखना वो क्या होता है, अगर जिसका सामाजिकरण न होता तो वो होता है कुसामाजिक व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कुसामाजिक व्यक्ति कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका यह कथन जो है गलत है या सही है, या फिर कह नहीं सकते, या फिर संभवतः सही नहीं है। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अरे ध्यान रखना, अगर आप मान लीजिए सुन अच्छे से नहीं पाओगे तो संप्रेषण कैसे कर पाओगे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। सही प्रश्न का आंसर होगा सही है। क्या है ये कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर, ये बिल्कुल वही है, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है और जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। आपको दो शब्दों का जोड़ा दिया गया है, तो आपको अच्छे से शब्द ढूंढना है किसके लिए, नेतृत्व के लिए। किसके लिए, नेतृत्व के लिए। तो देखना, प्रभुत्व एवं अधीनता। अधीनता यह होती है किसी के दूसरे के प्रति आप जब गुलामी देखते हो, गुलामी या फिर एक तरीके से उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं अधीनता। प्रभुत्व या फिर अनुगमन नहीं, प्रभुत्व या फिर व्यवस्था या फिर प्रभुत्व गुलामी। अरे अधीनता और गुलामी तो वैसे ही उठा दो। तो ध्यान रखना, प्रभुत्व है, बिल्कुल प्रभुत्व होना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से जो है आपका ये नेतृत्व से बहुत अच्छे वर्ड जो है ये संबंधित है दोनों के। तो देखिए, आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, बिल्कुल बदलाव आ गए हैं। आजकल के जो नेता, पहले के नेता थे सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे, बिल्कुल, लेकिन आजकल के नेताओं का ऐसा नहीं है। जीतते फॉर्च्यूनर आ जाती है, आपसे मिलना बंद कर देते हैं, बिल्कुल जब तक चुनाव नहीं होते तो बिल्कुल आपके घर के आके बिल्कुल आपके साथ खाना खाएंगे, आपके साथ आपके काम में हाथ बटाएंगे,
अगर कोई मजदूर है तो मजदूरी वो साथ में करेंगे, फोटो, बिल्कुल ऐसे जो है बिल्कुल बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आजकल के नेताओं में बिल्कुल जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। आप इस कथन से कहां तक निसंदेह हैं, असहमत है, संभवतः ऐसा हो रहा है, या फिर कम सहमत है? ध्यान रखना, ऐसा जो है संभवतः हो रहा है। इस प्रश्न का सही का आंसर क्या है? ऐसा संभवतः हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, इसके जो है कथन से आप क्या समझते हो? यह उनका कर्तव्य है, या फिर समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, या फिर यह भी सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है, या फिर समय पर आना जरूरी है? दोस्तों, अगर आप समय पर आओगे शिक्षक के रूप में, तो आपका अनुकरण करने वाले आपके जो विद्यार्थी हैं वो भी समय पर आएंगे कि हमारे जो है सर समय पर आते हैं। ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। उनके मन में जो है ये बात जहन करेगी कि सर जो है आ गए होंगे, अपन को भी जो है विद्यालय समय पर जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों कि प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि में विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है। क्योंकि यानी प्रयोगात्मक, यानी आप जो प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रैक्टिकल विधि की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सी विधि की बात हो रही है? प्रैक्टिकल विधि की बात हो रही है। जो प्रैक्टिकल विधि है वो विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से अधिक आवश्यक मानी गई है, तो वो आपको बताना है। इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है। इससे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऐसा यूरोपीय देशों में भी हो रहा है, या कोठारी आयोग शिक्षा निर्देशों के उल्लेखित है। बताइए कि प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल जो आप मूल्यांकन करते हो लास्ट में, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम ले ली, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है? एग्जाम होने के बाद में प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल भी होता है। मान लीजिए ज्योग्राफी वगैरह हो गई, बहुत सारी सब्जेक्टें होती है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें दोस्तों सैद्धांतिक ज्ञान को, यानी आप जो पढ़ते हो किताबों में, उस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाता है दोस्तों। क्या जोड़ा जाता है? सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से। बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाई जाती है चीजें कि इससे ये करने से ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपको करके दिखाया जाता है। और ध्यान रखना, करके सीखना सबसे अच्छा बेटर रहता है। तो ये जो प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि है वो अधिक आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जो है क्रियाशील किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि निर्धारण मापनी द्वारा, निर्धारण, ये भी मूल्यांकन की एक विधि है कि निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। यह आधुनिकता शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है, या फिर इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है कि निर्धारण मापनी विधि अगर वो उपयोग में लेगा तभी वेतन मिले, ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे जो है अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन जो है किया जा सकता है कि पहले जो विद्यार्थी है उसका जो है मानसिक स्तर ऐसा था, अधिगम स्तर ये था, और अब ये है। तो एक तरीके से आप जो है निर्धारण मापनी द्वारा विधि से आप ये कर सकते हो कि उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो उनके अधिगम स्तर का। लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या होती है? सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। यह है, यानी आप जो लिखित परीक्षा लेते हो उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है वो बतानी है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है, या फिर यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए लिखित परीक्षा ले रहे हो तो लिखित परीक्षा में क्या होता है, जब आपकी एग्जाम लगती है तो उसमें पूर्व सूचित, यानी जैसे मान लिया आप कह दो कि इसमें 1 से लेकर 10 के लेसन या 1 से लेकर 10 तक की प्रश्नावली आपको दी जाएगी, तो दोस्तों आप पहले से बोल के, फिर आपके पास में जो है एक एरिया, एक जो है बिल्कुल सीमित क्षेत्र होता है, तो आप उस 10 प्रश्नावलियों में से आपके अच्छा अनुसार जो है अच्छे प्रश्न बना सकते हो कि जिस प्रश्नावली पे से आपको 2 प्रश्न उठाने हैं, 3 प्रश्न उठाने हैं। एक तरीके से जो है आप
एक तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके और प्रश्न पत्र जो है आप तैयार कर सकते हो आप लिखित परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, मौखिक परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपके जो है मानसिक या फिर शारीरिक स्तर या फिर जो है बौद्धिक स्तर का पता लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस लिखित परीक्षा में तो जो है आपसे बिल्कुल पूरा पाठ्यक्रम जो है पूछ लिया जाता है 1-1, 2-2 प्रश्नों के माध्यम से। तो लिखित परीक्षा की ये थोड़ी अच्छी विशेषता है। सामाजिक परिपक्वता से आपका क्या अर्थ है बताइए। आप किसी बच्चे को ये बोल रहे हो कि सामाजिक रूप से परिपक्व है, तो ये क्या इससे आपका अर्थ क्या है कि बालकों का फल की भांति पकना, बालकों का फल की भांति पकना, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना, या फिर बालक प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, या फिर बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। अगर आप किसी विद्यार्थी के लिए, किस बच्चे के लिए ये बोलते हो कि सामाजिक रूप से परिपक्व है, इसका मतलब उसमें सामाजिक जो कुशलताएं हैं, सारी सामाजिक कुशलताओं का जो है विकास हो चुका है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये रहेगा कि उसमें सामाजिक सारी कुशलताओं का विकास हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। अरे अभिकरण कहो चाहे स्रोत कहो, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कई बार, अभिकरण आ जाता है या फिर स्रोत आता है। तो बताइए सामाजिक उसका विकास करना है तो उसका आपको आधारभूत अभिकरण या फिर स्रोत बताना है। तो विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय एवं जनसंचार माध्यम, वैसे तो सभी हैं लेकिन गौर फरमाइएगा इस वर्ड पर, उसने आधारभूत पूछा है तो आपका आंसर रहेगा माता पिता और परिवार। माता और पिता जो परिवार होता है उसका बालक बालिकाओं का किसी का भी सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण या फिर स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे या फिर पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। अरे दोस्तों जागृत करना है। अगर आपको सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियों के बारे में अगर आपको बताना है, उन्हें दूर करना है समाज से, तो आपको उन कुरीतियों के बारे में, उन जो है सामाजिक बुराइयों के बारे में सभी लोगों को आपको जागृत करना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए। अगर एक शिक्षक चाहता है कि मुझे ज्ञान का अर्जन मतलब ज्ञान मिले तो इसके लिए उसको क्या होना चाहिए, प्रयासशील, सजग या फिर पुस्तक एवं संग्रहकर्ता या फिर निष्ठेट। ये क्या है, क्या अवश्य है। आज बहुत गलतियां करी है, आज जो है टाइपिंग भैया ने बहुत ज्यादा गलतियां करी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, हमेशा सजग होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए, हमेशा सजग होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। यानी आपके सामने एक छात्र है और उस छात्र का वाणी एवं भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप इसका कारण क्या समझेंगे कि भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, या फिर जन्म से बहरापन, या फिर जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन है। तो दोस्तों बताइए तो अगर किसी व्यक्ति में ध्यान रखना भाषा और वाणी का विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें सुनने की समस्या है। दोस्तों उसमें क्या है, सुनने की समस्या है, तो जन्म से बहरापन, ऐसा ये एक कारण हो सकता है। ध्यान रखना अगर किसी व्यक्ति में भाषा और वाणी का विकास नहीं हो पाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में पहले भी बता चुका कि राजीव गांधी की सरकार में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 या फिर 87 के लमसम चलाया गया था, और इसका मेन जो कारण यही था कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। दोस्तों क्या था इसका उद्देश्य, है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में जो है सुधार था। जैसे आप मान लीजिए बालिकाओं के लिए जो शौचालय की बात करते हैं, तो ऐसी तरीके से, या फिर मान लीजिए उचित कक्षा रूम में जो है कक्षा में जो है बिल्कुल सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड वगैरह होने चाहिए, बिल्कुल सारे फर्नीचर की सारी सुविधाएं, इस तरीके से जो है बिल्कुल सारी सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य या फिर श्रव्य सामग्री बताना जिसमें दिखाई भी देता हो और जिसमें सुनाई भी देता हो। रेडियो में तो सिर्फ सुनाई देता है, ब्लैक बोर्ड में दिखाई देता है, या फिर टेलीविजन। दोस्तों अगला देखने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन एक ऐसा जो है शिक्षण माध्यम है, शिक्षण
का तरीका है जिसमें आप आदमी जो है व्यक्ति सुन भी सकता है और देख भी सकता है। तो इस तरीके से दृश्य एवं श्रव्य सामग्री में कौन आ जाएगा, आपका टेलीविजन आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से, अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा या नाटकीय तरीके से। दोस्तों भूल सुधार पद्धति को जो है किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, एक नाटकीय तरीके से जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निकुटन, संप्रेषण, सुसाध्यक या फिर विकुटन। ध्यान रखना दोस्तों, प्राप्त संकेतों को अगर आप व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ते हैं तो ऐसी जो विधि क्या कहलाती है, सुसाध्यक कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, सुसाध्यक कहलाती है। आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए कि जी ले अपनी जिंदगी, तो बताइए आप सर्वोच्च प्राथमिकता किस व्यवसाय को देंगे। अरे आप बीएसटीसी की तैयारी करने जब बैठे हो तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना ये तो कि आपने व्यवसाय का जो चयन है वो शिक्षक के रूप में जो है शिक्षण को कर लिया है, अब भी कर चुके हो। बताना चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, या फिर शिक्षण को, या फिर कानून को। अरे सर हमने तो व्यवसाय के रूप में किसका चयन कर लिया है, शिक्षण को। हम तो एक शिक्षक बनकर जो है भावी नागरिकों का निर्माण करेंगे, क्योंकि आपको पता है शिक्षक भावी नागरिकों का, राष्ट्र का भी निर्माण करता है। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। इस कथन से आप क्या समझेंगे। अरे आजकल तो जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हो गई है। पहले चीजें सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया है। सब कुछ क्या हो गया है, प्रैक्टिकली हो गया है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में जो सैद्धांतिकी है शिक्षा प्रणाली रह गई है, नहीं, जो है प्रायोगिक रह गई है। क्या रह गई है, प्रायोगिक बहुत ज्यादा। और जो करके सीखना, बिल्कुल करके सीखना, ये सिद्धांत भी किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी ने, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका। तो बताइए ये ऐसे कह रहा है प्रश्न आपका कि शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन हो गई है। क्या इस कथन से आप सहमत है, असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है या फिर संभवत है। तो हम इस कथन से बिल्कुल असहमत हैं, बिल्कुल क्या हैं, असहमत हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है। उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं, या फिर व्यवसाय संबंधी गुण एवं दोषों का जो है उपयुक्त ज्ञान होना, या फिर अपने निर्णय में विश्वास। अगर दोस्तों आपको एक उत्तम व्यवसाय का योजना का निर्माण करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यवसाय में जो है उसके गुण क्या होंगे और उसके दोष क्या होंगे, इसका आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, किसी भी व्यवसाय के जो है आपको गुण एवं दोषों के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे करने से इस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से लाभ होगा, प्रॉफिट होगी, हानि होगी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए। यह तो एक फैक्ट है और फैक्ट याद रखना है कि जो ग्राहक संप्रेषण एवं स्रोत के मध्य की दूरी होगी 3 से 6 इंच की। कितने रहेगी दोस्तों, 3 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में देखना तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, मनोरंजन की भावनाओं को कम कर देता है, या फिर थकान उत्पन्न करता है। आप जो गृह कार्य देते हो छात्रों को, वह उसमें स्व अध्ययन की जो है भावना तो जागृत करेगा ही करेगा, उसके साथ उनमें तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति भी उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका उपहास करेंगे, मजाक बनाएंगे कि कैसे पागलों की तरह प्रश्न पूछा है, उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, या फिर उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तू ऐसे फालतू के प्रश्न पूछता है कि तू मत पूछे, क्या पता वो अगली बार अच्छा प्रश्न पूछ ले। तो ऐसे तो आपको करना ही नहीं है। तो आप उसे उसकी गलती का एहसास करा दो कि बेटा जी आपने थोड़ा सा ऐसा ये गलत प्रश्न पूछा है, इस तरीके का कोई प्रश्न बनता नहीं है,
है, तो इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो ऐसा अगर कोई छात्र मान लीजिए शरारती बच्चा आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले, तो उसको उसकी गलती का आभास करा दे बस कक्षा में, क्योंकि मैं कहता हूं ना बहुत बार कि समझाना है लेकिन बच्चों को प्यार से। ठीक है दोस्तों, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर एक शिक्षक जो है अपनी उस विषय का विशेष ज्ञाता होता है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए दिमाग से चीजें स्लिप भी हो जाती है, फिर टीचर ने नहीं पढ़ी होती है, ऐसा हो सकता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा और आप उस समय जो हो उस प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपका दायित्व है कि बेटा जी कि मैंने इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा मेरे को अच्छे से डिटेल नहीं है, मैं आपको कल जो है इस प्रश्न के बारे में अच्छे से डिटेल से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा उत्तर देना है बच्चे को, और फिर जरूर से जरूर आप उस प्रश्न का उत्तर भी दें कल बच्चे को। ठीक है दोस्तों, तो उसे डांट कर बिना बैठा देंगे, डांट कर बैठा देंगे कि बैठ जा फालतू के प्रश्न पूछता है, या फिर प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे कि प्रश्न ही गलत है, या फिर उसके प्रश्न का यथावत जो है संभव उत्तर देंगे, या फिर दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कहा ना आपको उसको जो है बिल्कुल, चाहे आपको नहीं आता तो आप उसके बारे में नॉलेज जो है ज्ञान इकट्ठा करके, चीजें इकट्ठा करके उसको बच्चे को संतुष्ट करें अगले दिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के साइकोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है उसमें शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है दोस्तों? तो बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से वह सुंदर हो रहता है, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, या फिर बालकों की मनोवृत्ति। मैंने कहा ना कि बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए ही साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। साइकोलॉजी, जब आप शिक्षक बनना चाहोगे तो रीट का जब एग्जाम दोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट आएगी साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी इसलिए शामिल की जाती है तो क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हो, आपका सामना बिल्कुल नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से होगा, तो उनके व्यवहार को समझना, उनकी गतिविधियों को समझना, ये सब सारी जो चीजें हैं वो मनोविज्ञान में सिखाई जाती है। किसमें सिखाई जाती है? मनोविज्ञान। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो बच्चों की मनोवृत्ति समझने के लिए, बालकों की मनोवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो समझने के लिए जो एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य आना चाहिए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सारी धर्म जो है, भारत के सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, और भारत जो देश है सभी धर्मों को जो है समान अधिकार देता है या फिर उनका सम्मान करता है। तो आप एक शिक्षक के रूप में बताइए कि छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, फिर केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, किसी भी धर्म के उत्सव की शुभकामनाएं नहीं देंगे, या फिर आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों में आपका कोई लेना देना ही नहीं है? अरे दोस्तों, कि कोई से भी धर्म से संबंधित अगर मान लीजिए त्योहार आता है तो हर एक धर्म का आपको सम्मान करना है, और छात्रों को सभी धर्मों की क्या देनी है दोस्तों? शुभकामनाएं देनी है दोस्तों। ठीक है, आपको किसी के साथ ऐसा भेदभाव आप कर भी नहीं सकते। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है। उक्त पंक्ति से आप क्या कहते हैं? असहमत है, सहमत है, कम सहमत है या अनिश्चित है? तो अरे विद्यार्थी और आम श्रोता, अरे विद्यार्थी जब कोई चीज किसी चीज को सीखता है तो लगन में बिल्कुल ध्यान केंद्रित होकर, आकर्षित होकर सीखता है। आम श्रोता तो क्या है, उसको सुनना ही तो है बात को कि ठीक है ऐसा है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल अंतर होता है, और ये कह रहा है कोई अंतर नहीं है, तो हम इस बात से क्या है? असहमत है। हम इस बात से क्या है? असहमत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? अरे मैंने पहले भी कहा है, सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया नया करना। नया, सृजनात्मकता का मतलब सर्जन करना, सर्जन का मतलब कुछ निर्माण करना, कुछ नया जब आप कर देते हो तो उसी को बोलते हैं सृजनात्मकता। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि उसके विकास करना है, आपको सृजनात्मकता का विकास करना है बच्चे में, तो कौन सी शिक्षण विधि आप अच्छी मानेंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या फिर व्यक्ति इतिहास विधि? बताइए दोस्तों। तो ऐसे में अगर आपको शिक्षण मान लीजिए सृजनात्मकता का विकास करना है तो समस्या समाधान विधि, जो कि मैं फिर बता रहा हूं जॉन डीवी के द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। क्योंकि समस्या समाधान का मतलब यह है कि आपके सामने समस्या आ जाएगी, उस समस्या को आप स्वयं हल करेंगे। बिल्कुल, कौन हल करेगा? आप स्वयं हल करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा समस्या समाधान विधि। अगले
अगले प्रश्न की ओर, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। अगर आप में किसी चीज की रुचि है तो किस पर निर्भर होती है? आपके माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, या फिर स्वयं पर। तो अगर आपकी रुचि है तो आप पर ही निर्भर होनी चाहिए। ध्यान रखना, आपको जो पसंद है, आपको जो नापसंद है, उस तरीके से आप रुचि का निर्धारण करें, ना कि इसलिए कि मेरे माता पिता को पसंद है या फिर मेरे मित्र को या फिर मेरे परिवारों को। नहीं, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक क्या है? अगर आप में विद्यार्थियों में एक नैतिकता का विकास करना चाहते हैं, नैतिक गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो उसके विकास के लिए क्या आवश्यक है? पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, या फिर अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। अरे दोस्तों, नैतिकता जब विकसित होगी ना, जब एक विद्यार्थी को यह पता रहेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे बुरे का अंतर या फिर महसूस करना जो है, इससे नैतिकता का विकास जो है एक विद्यार्थी में हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, बताइए। उस मतलब बच्चे में रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? बच्चे में रेस्पॉन्सिबिलिटी घर से, विद्यालय से, समाज से, या फिर स्वयं से। ध्यान रखना, प्रारंभिक पाठ जो सिखाया जाता है एक बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके घर से सिखाया जाता है। उसको सिखाया जाता है उसमें कि तू एक पुत्र है, तू एक भाई है, तू एक भतीजा है। तो इस तरीके की एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीजें आती है, उसको परिवार से, उसके घर से ही सिखाई जाती है सर्वप्रथम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये हमारे सारे प्रश्न हैं जो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हमने 2014 में 50 प्रश्न जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से आए हैं, उन पर बहुत अच्छे से डिटेल में आपके साथ चर्चा करिए दोस्तों। आप बिल्कुल इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से, पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। यकीन मानिए, ये 50 प्रश्न जो है, ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। टारगेट बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2024 है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि आप पढ़ते रहिए और अच्छे अंकों के साथ जो है अपना स्कोर बनाइए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर 50 प्रश्नों के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।